हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। तो हम कुछ और अंतर डिस्कस करेंगे। पहले ही बताया था कि हम कुछ ऐसे अंतर पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और ये पूरी बायोलॉजी का निचोड़ होगा। ठीक है, इससे ज्यादा अंतर एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम मेन अंतर पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए, अब हमारा अगला अंतर क्या है, मादा युग्मकोद्भिद के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैम बोल रही है अंतर बताओ और यहाँ पे तो टिप्पणी लिखवा रही है। ठीक है, आप मादा युग्मकोद के एक बीजाणु विकास से क्या समझते हैं? पौधों में गुरु बीजाणु जनन पर टिप्पणी लिखिए। लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में क्या अंतर है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इन चीजों को समझाने के लिए क्वेश्चन दे रखा है कि ये सारे क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे हैं। देखो, मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है, मादा युग्मकोद्भिद या गुरु बीजाणु ये सेम है, या मादा युग्मकोद्भिद आ जाए या गुरु बीजाणु जनन आ जाए, तो ध्यान रखना इन चीजों में आप कंफ्यूज नहीं होना कि अरे हमने गुरु बीजाणु पढ़ा है और ये मादा युग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया पूछ रहा है। ये दोनों एक हैं। ठीक है, अब अगर लघु बीजाणु जनन पूछ रहा है या परागकण पूछ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, लघु बीजाणु जनन का मतलब होता है परागकण कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु जनन नर के लिए है, ठीक है, मतलब पुंकेसर के लिए है, परागकणों के लिए है, और मादा किसके लिए है? स्त्री केसर के लिए है। ठीक है, मतलब अगर मादा युग्मकोद्भिद की बात आए तो गुरु बीजाणु जनन, और नर युग्मकोद्भिद की बात आए तो लघु बीजाणु जनन। अब इसमें देखिए अंतर क्या है दोनों में, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, लघु युग्मक जनन अलग है, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे लघु बीजाणु जनन में क्या होगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो यह क्या है? यह क्रिया पुंकेसर के पराग कोश में होती है। जो पुंकेसर होता है उसमें जो पराग कोश पाया जाता है उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? पराग कणों के बनने की, पराग कणों के विकास की। तो ये आपका क्या कहलाएगा? लघु बीजाणु जनन। ठीक है, इसमें क्या है? यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है। ये जो हमने यहाँ पे बीजांड बनाया था, दोबारा से मैं बना देती हूँ। तो जो गुरु बीजाणु है, ठीक है, ये जो बीजांड होता है इसमें आपको हमने कई बार बताया, तो गुरु बीजाणु की प्रक्रिया, जो सक्रिय गुरु बीजाणु बनता है वो कहाँ बनता है? बीजांड के अंदर। ठीक है, अब दूसरा क्या है? इसमें परागकण या लघु बीजाणु बनता है। इसमें परागकण, जो आपका लघु बीजाणु जनन होगा इसमें परागकण बनेगा, या इसी को हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो इंसानों में भी ना स्पर्म जो पाया जाता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है और अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, तो इसमें भी जो गुरु बीजाणु होता है वो बड़ी कोशिका, और जो परागकण होता है मेल वाला वो छोटी कोशिका होती है। तीसरा अंतर, इसमें 4 लघु बीजाणु प्राप्त होते हैं। एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका कितने परागकण बनाएगी? 4। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका कितने परागकणों का निर्माण करेगी? 4। और इसमें एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु, जब आपने गुरु बीजाणु जनन पढ़ा है तो उसमें आपको मैंने ये चीज क्लियर की है कि 4 कोशिकाओं में से 3 तो नष्ट हो जाती हैं, एक ही विकसित होकर क्या बनाती है? गुरु बीजाणु कोशिका, अगुणित गुरु बीजाणु, अगुणित सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका। तो इसमें सिर्फ एक ही गुरु बीजाणु बनता है, जबकि इसमें गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से कितने परागकण लघु बीजाणु मातृ कोशिका से कितने परागकण बनेंगे? परागकणों की संख्या कितनी होगी? 4। तो ध्यान रखना ये चीज, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। देखो, अगला अंतर कौन सा है? स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। क्या स्वपरागण होता है और क्या होता है परपरागण? ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, एग्जाम का टाइम आ गया है, तब हमें बिल्कुल रपट्टे तरीके से, सरसरी नजर से चीजों को रिवाइज करना है।
ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, इतना टाइम अब नहीं रह गया है। ठीक है, तो हम इसको अब रिवाइज करेंगे। स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। देखो ये लगातार कई सनों में पूछा गया है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि है क्या। अब यहाँ पे समझिए इसको, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। तो स्वपरागण हमने बोला था कि जब यह एक पुष्प के परागकण के उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो यह क्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण। ठीक है, एक ही पुष्प मतलब एक ही पुष्प के बीच में हो या उसी पौधे के किसी और पुष्प के बीच में भी अगर होता है तो वो आपका क्या कहलाता है? स्वपरागण। जैसे परिवार की कोई भी एक्टिविटी परिवार के अंदर हो तो वो हमारा कुछ भी हो तो ये हमारा परिवार है, ये हमारा अपना परिवार है, इसकी बातें बाहर नहीं जाएंगी, ये होता है ना, तो वो अपना रहता है। तो यहाँ पे भी स्वपरागण में क्या है? स्वपरागण खुद की इनकी फैमिली या तो उसी पुष्प पे जाए या उसी पौधे के किसी और पुष्प पे जाए। कौन? परागकण। तो वो आपका क्या कहलाएगा? स्वपरागण। मतलब अपने में ही परागण की प्रक्रिया हो गई। ठीक है, अपने में ही लड़ाई झगड़ा हुआ है, बाहर वाले में नहीं, बाहर वाले से नहीं। बाहर वाले के लिए तो सभी शेर हो जाएंगे, अपने में हो जाता है तो चल जाता है, लेकिन बाहर वाले के लिए तो नहीं, बाहर वाला कोई कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ही पुष्प के या उसी पौधे के किसी पुष्प के बीच में जब परागकण जाता है तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण। परपरागण, यह एक पुष्प के परागकण के उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया। परपरागण, जब उसी जाति के दो अलग अलग पौधे हों। ठीक है, जैसे गुड़हल का ही पौधा पेड़ ले लीजिए आप। गुड़हल का जो पौधा है, गुड़हल के पौधे उसी पौधे को छोड़कर जब वो दूसरे पौधे, ठीक है, उसी जाति के, गुड़हल आपका सफेद हो, पीला हो, लाल हो, ठीक है, लेकिन दूसरा पौधा हो, ठीक है, तो जब एक ही जाति के दूसरे पौधे के पुष्पों के बीच में यह प्रक्रिया होती है तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है परपरागण। ध्यान रखना, एक ही जाति के दूसरे पौधे के पुष्पों के बीच, ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा? परपरागण। दूसरा, इसमें प्रायः पुष्प द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, इसमें द्विलिंगी मतलब नर और मादा एक ही पुष्प में पाए जाएंगे। नर और मादा लिंग एक ही पुष्प में पाए जाएंगे, जैसे आपने गुड़हल में पढ़ा है। ठीक है, उसमें पुंकेसर भी होता है और स्त्री केसर भी होता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? द्विलिंगी। और इसमें प्रायः पुष्प एक लिंगी होता है। परपरागण में जो प्रक्रिया होती है तो इसमें जो पुष्प होता है वो कैसा होता है? एक लिंगी, मतलब उसमें दो लिंग नहीं पाए जाते। एक ही पुष्प में दो लिंग पाए जाते तो उनका तो आपस में ही परागण हो जाता। हाँ? तो ये एक लिंगी पुष्पों के बीच में होती है जिसमें या तो सिर्फ नर रहे फूल में या तो मादा। ठीक है, तीसरा, इसमें पुष्प प्राय सुगंधित व रंगीन नहीं होते। जो स्वपरागण होता है उसमें जो फ्लावर होते हैं वो तो न ज्यादा कलरफुल होते हैं और न ही उसमें ज्यादा खुशबू आती है। ठीक है, परपरागण, इसमें पुष्प सुगंधित होते हैं और रंगीन होते हैं, इसलिए इसको ज्यादा अच्छा माना जाता है परपरागण को। ठीक है, फिर आपका है, एक मिनट, इसमें प्रायः किसी विशेष परागण माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जस्ट मिनट, हाँ, इसमें प्रायः किसी विशेष परागण माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसमें विशेष परागण माध्यम की आवश्यकता होती है। देखो, जो आपका स्वपरागण होगा वो तो उसी पुष्प में किसी न किसी तरह से पहुंच जाएंगे। थोड़ा भी हिला पुष्प तो परागण की क्रिया, स्वपरागण की प्रक्रिया हो गई। लेकिन जब परागकण को दूसरे पौधे में जाना है, दूसरे फूल में जाना है, तो उसमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, चाहे वो माध्यम पक्षी हो, चाहे वो कीट हो, चाहे वायु हो और चाहे जल हो। ठीक है, इन माध्यमों की आवश्यकता इसमें होती है। ठीक है, तो ये क्लियर है स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण अपने ही फूल या अपने ही पौधे के फूल के बीच में हो तो स्वपरागण। परपरागण उसी जाति के किसी और पौधे के पुष्प के बीच में हो तो वो आपका क्या कहलाता है?
परागण। ठीक है, तो आई थिंक इस चैप्टर से ये जो महत्वपूर्ण अंतर थे आपके क्लियर हो गए हों। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना।